हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, उसमें कोई प्रोग्रेस रही हमारी रैपर में? वो किया था थोड़ा सा, लेकिन वो पूरा कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा उसका। वो कोई इंटरफेस का आईडीबी इंटरफेस का कोई एरर दे रहा था। अच्छा, तो वो एरर नहीं पकड़ा गया? हाँ, फिलहाल नहीं पकड़ा गया, लेकिन आज कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो, और तहरीम आपने की ट्राई? मैंने भी की थी बट मेरा भी एरर आ गया था। मैंने रात को नहीं भी किया था ट्राई, बस मैं जल्दी की थी ना। उसके बाद वहां से आते ही किया था ट्राई। अच्छा। और मैं इंस्टॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई एरर दे रहा है। वो एरर फौरन शो होता नहीं है, गायब हो जाता है। वो देखता हूँ दोबारा से इंस्टॉल करके। हाँ, चलो देखना। वरना इसका एक और हल ये भी है ना कि आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर हम यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे हम करें टैपर इन सोशल कंट्रोल एप्लीकेशन। ये आई थिंक ये वाला भी हम देख सकते हैं, हाउ टू यूज टैपर। यानी कि क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल शुरू से कुछ वीडियो होती है जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करके फिर जो है ना वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर वीडियो से देखेंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएगा, यानी कि स्टॉप कर करके जो है ना उसको अगर हम देखें तो। अब अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि ये सिर्फ 8 मिनट की वीडियो है। ये इसने टेबल बनाया है यहाँ पे। हाँ, ये कंसोल एप्लीकेशन में ही है ये वीडियो। आई थिंक ये रिकमेंडेबल है। अगर इधर देखोगे तो ये तो बनाएगा भी शायद प्रोजेक्ट। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो मिल रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन जब वो इंस्टॉल वगैरह करने वाला जो है ना, वो देखना है। हम्म। वो बाकी नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, उसको फिर हाँ सेव हाँ कराना, वो मिल रहे हैं, वो आम मिल जाती हैं वीडियोस। हाँ हाँ। चलो, ये वीडियो भी रिकमेंडेबल है क्योंकि इसने ना जो हमने कल वो देखी थी ना, इसने देखो एक नेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि अलग से फाइल नहीं बनाई हुई। ये देखो, यूजिंग करके कनेक्शन बिल्ड किया, और उसके अंदर जो हम एक्सेल वगैरह देखते थे उधर यहाँ पे पाथ देते थे हम, सी में पड़ी हुई है फाइल, कहाँ पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उसने दी भी है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इसको भी साथ एज अ रेफरेंस देख लेना। तो होपफुली शायद ये भी थोड़ा हेल्प आउट कर दे आप लोगों को। अगर मैं यानी कि वैसे फ्रैंकली बताऊं ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये जब पहले करवाई थी ना, ये मैंने खुद करवाई थी अपने हाथों से। लेकिन मैं अभी अभी मैंने आप लोगों को क्यों कहा है करने को, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने जो है ना वो जो एक्सेल का काम किया था, वो जो फाइल को खुद यानी कि अपने तौर पे कर लिया था ना, तो होपफुली कि ये भी आप कर लोगे। क्योंकि देखा जाए ना, हर जगह कंसेप्ट यही है सारे कि भाई क्लासेस यूज करनी है, उनके ऑब्जेक्ट बनाने हैं, बड़े बने बनाए हमारे पास जो है क्लासेस है, इंटरफेस है, उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आज ये फिर ट्राई करना, अगर नहीं हुआ ना तो फिर कल हम इसी को ही देखेंगे। क्योंकि अगर हो गया तो ये बहुत अच्छी हमारी अचीवमेंट होगी, क्योंकि सबसे जो मेजर काम होता है, अगर आप खुद भी सोचो ना, वो यही होता है कि कैसे हमने डाटा को भेजना है डेटाबेस में, और कैसे डेटाबेस से डाटा को लेके आना है अपनी एप्लीकेशन में। ये यानी कि एक कह लो कि मेजर टास्क में से एक टास्क है। अच्छा, अगर हम अब इधर है। अच्छा, एक चीज इसमें से मैंने सोची थी कि अब हम जो है ना इधर से ही सिर्फ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास वो वाला इन्वायरमेंट नहीं अवेलेबल होता है कि जिसमें उस किस्म का डाटा हो। अब जो भी क्यूरी होती है ना, वो दैट्स व्हाट डिपेंड करती है ना डाटा किस किस्म का है, तो उसके ऊपर हमने क्या चीजें लगानी है। अभी तक इसकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, हमने सब पढ़ ली हुई है, सब देख ली हुई है। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि और क्या है। तो बाकी एसक्यूएल की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो देख ली हुई है। बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें रहती हैं, वो आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह एक इसमें यूज होता है एसक्यूएल एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट जो है ना वो नाम से ही शो कर रहा है कि ये जो है यानी कि एक कीवर्ड होता है। ठीक है, और ये उन वैल्यू को सिलेक्ट करता है जो एग्जिस्ट करती होती हैं।
अच्छा ये अप्लाई कैसे होता है? देखो जिस तरह भी ये उसने टेबल बनाया, पहले मैं क्यूरी देख लूँ फिर उस हिसाब से। सप्लायर के उसने नेम गेट किए, और कौन से सप्लायर के नेम गेट किए? जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं किसमें, टेबल में, प्रोडक्ट के टेबल में, जिनका सप्लायर ये है और उनकी प्राइस लेस देन 20 है। देखो ये एक उसने टेबल बनाया, प्रोडक्ट का ये टेबल है, और उन्होंने अपनी प्राइस दी हुई है। मतलब ये कि अगर वो जो है यानी कि ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वो एक यानी कि इतने यूनिट होंगे उसके, यानी कि 10 बॉक्सेस होंगे, 20 बैग होंगे, और इतनी प्राइस होगी। ये प्रोडक्ट डिफाइन हुई हुई है। और यहाँ पे सप्लायर आईडी है कि भाई कौन सा सप्लायर जो है ना ये प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ना ये सप्लायर आईडी हुए हुए हैं। अब इसी तरह करके उसने एक सप्लायर का टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमने सिर्फ ऐसे सप्लायर उठाने हो जिनको क्या हो, यानी कि जिनकी प्राइस जो है ना वो लेस देन 20 हो। ठीक है, अच्छा ये काम हम सेम ज्वाइन से भी कर सकते हैं। फिर एग्जिस्ट क्यों यूज करते हैं? सम टाइम हमें ऐसा आ जाता है कि भाई हमें जो है ना एग्जिस्ट की जरूरत पड़ती है सिर्फ। ठीक है, अच्छा ये जो ज्वाइन जब इंट्रोड्यूस हुए थे ना, ज्वाइन वालों ने ये कहा था कि यानी कि पहले मैंने आपको बताया था ज्वाइन नहीं थे, पहले कोमा डाल के टेबल को लगाते थे, फिर उस टेबल में से जो एंटिटी को हमने सिलेक्ट करना होता था ना वो एंटिटी लेते थे, यानी कि उस टेबल को कोमा डाल के यूज करते थे। जब ज्वाइन आ गए ना, तो ज्वाइन जो है एक ऐसी चीज थी कि इन्होंने पीछे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया है कि भाई वो अगर एग्जिस्ट के थ्रू डाटा जल्दी आ जाए तो बैकएंड पे उस ज्वाइन को एग्जिस्ट की क्यूरी में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो सब क्यूरी के जरिए जल्दी आ जाए तो बैकएंड में वो जो यानी कि ज्वाइन है वो सब क्यूरी में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह करके अगर वो उस डाटा से जो पहले यूज होता था कि दो टेबल यूज किए हुए हैं उनके दरम्यान में कोमा लगा के अगर आ जाए, उससे अगर फास्ट आ रहा है तो वो जो बैकअप इनका जो मैकेनिज्म है ना वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली मेन डिफरेंस ही ज्वाइन में ये है कि ज्वाइन अपनी पहले खुद कैलकुलेशन करता है कि भाई किससे डाटा हमें फास्ट आ रहा है। अब सेम एक डाटा गेट करने के लिए ना 3 से 4 वे हैं। जिस तरह एक तो हमने यानी कि टेबल के अंदर कोमा डाल के कर लेंगे, यानी कि एक टेबल सप्लायर का हो जाएगा यूज, और एक टेबल इस प्रोडक्ट का हो जाएगा यूज। ठीक है, और वेयर क्लॉज में हम लगा लेंगे सिर्फ वो वाली उठ के आए जो सप्लायर, यानी कि सप्लायर का सप्लायर आईडी इक्वल है प्रोडक्ट का सप्लायर आईडी के साथ, और प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है 20 से। ठीक है, तो ये हम यानी कोमा डाल के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सेम काम ना उसने एग्जिस्ट के थ्रू भी किया हुआ है। एग्जिस्ट ये कहता है कि भाई यहाँ पे एग्जिस्ट चेक करे, ये जो है ना यानी कि जो रिकॉर्ड वहां पे आएगा ना उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे भी आप अगेन जिस तरह काउंट में आप कुछ भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे स्टार भी डाल सकते हो, यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, सिंपल वन भी लिख सकते हो, क्योंकि इस एग्जिस्ट ने देखना है कि इस कंडीशन के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो वो जिस रो को रीड कर रहा होगा उस रो को सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्योंकि ये सप्लायर है, ठीक है, तो पहली रो को उसने रीड किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब जब वो पहली रो को रीड करने गया, उसने देखा कि यहाँ पे एग्जिस्ट लगा हुआ है। फिर उसने क्या देखा कि प्रोडक्ट में से देख रहा है कि प्रोडक्ट सप्लायर आईडी और सप्लायर की सप्लायर आईडी अगर इक्वल है, फिर हम जाते हैं वापस, ये सप्लायर की सप्लायर आईडी हो गई, इसने पहले कंपेयर किया इसके साथ, तो ये सप्लायर की सप्लायर आईडी हो गई, ये क्या हो गई, इक्वल है। ये वाली कंडीशन तो यानी कि जब इस रो ने इस रो के साथ कंपैरिजन किया तो ये वाली कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो गई। अगली क्या है कि प्राइस लेस देन 20 हो। जब इसने देखा कि इस रो की प्राइस लेस देन 20 है, हाँ 20 है, तो ये वाली रो जो है ना, इस वाली रो की बेस पे, क्योंकि सिलेक्ट उसने क्या किया हुआ है सिर्फ सप्लायर आईडी, तो ये वाला सप्लायर आईडी सिलेक्ट हो जाएगा। अब यही सेम रो इसके साथ भी कंपेयर करेगी, यही सेम रो इसके साथ भी कंपेयर करेगी, यही सेम रो इसके साथ, क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि भाई अगर दो टेबल आ जाए तो हर हर रो जो है अपने उसको कंपेयर कर रही होती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, ज्वाइन लगा हुआ है, कि हर रो हर उसके साथ कंपेयर करेगी। लेकिन इस एग्जिस्ट में ना एक चीज है कि देखो ज्वाइन में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन लगाया होता तो ये 3 रो सिलेक्ट होनी थी, एक ये वाली रो भी सिलेक्ट होनी थी क्योंकि इसका सप्लायर आईडी भी 1 है और ये लेस देन 20 है, एक ये रो भी सिलेक्ट होनी थी जिसका यानी कि 1 है और लेस देन 20 है। ठीक है, बाकी किसी का 1 नहीं है तो वो रो नहीं सिलेक्ट होनी थी। लेकिन ज्वाइन के केस में हमारे पास जो ये सप्लायर आईडी आने थे, 2 आने थे, 2 बार आने थे यानी कि। ठीक है,
लेकिन एग्जिस्ट में वो सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई ये वाली कंडीशन अगर वैलिड है ना तो ये सप्लायर आईडी एक बार सिलेक्ट हो जाएगा बस, क्योंकि ये पूरा एग्जिस्ट चेक कर रहा है इस पूरे टेबल में, कि इस पूरे टेबल में एक बार एक रो भी ये मिल गई है ना, तो जो जिस रो पे ये इस वक्त अभी रीड कर रहा है, यानी कि अभी ये किस रो पे रीड कर रहा है, इस रो को रीड कर रहा है। ठीक है, तो इस रो के अगेंस्ट अगर ये कंडीशन प्रोडक्ट के टेबल में एक भी मिल गई तो इसका मतलब है कि ये ट्रू हो जाएगा, और यहां से ट्रू होगा तो ये भी आगे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो और ज्वाइन के केस में क्या होता, क्योंकि ओब्वियसली वो ज्वाइन लगा हुआ है तो वो दो बार, यानी कि इसने इस रो को इसकी बेस पे ये वाली रो भी सिलेक्ट की होती, और सेम इसके बेस पे ये वाली भी सिलेक्ट होती। एग्जिस्ट क्या कहता है कि भाई इस टेबल में एक भी अगर ये ट्रू कंडीशन मिल गई ना तो ये वाला जो सप्लायर है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल यही है कि भाई अगर हमारे पास सप्लायर है तो हमने अब चूज करना है कि हमने किस सप्लायर की प्रोडक्ट को लेना है। ठीक है, यानी कि हमने तो चूज सप्लायर करना है, लेकिन किस बेस पे लेना है, कि हमने उस बेस पे लेना है कि अगर वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हमें 50,000 से नीचे देता है तो हमने उस सप्लायर को चूज करना है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एग्जिस्ट लगेगा कि जितने हमारे पास सप्लायर हैं क्या उनके पास ऐसी एक भी प्रोडक्ट है जो 50,000 से नीचे हमें सेल कर रहे हैं, तो इस केस में जो है ना एग्जिस्ट लगते हैं फिर। और यहाँ पे ज्वाइन भी काम दे जाते हैं, यानी कि एग्जिस्ट ज्वाइन, और एक अभी अभी हम आगे जाके इन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें एक जैसी हैं। अब इस केस में देखो, इस केस में वो कह रहा है कि वो वाले सप्लायर चूज करो जो यानी कि प्रोडक्ट के टेबल में हो और उनकी प्राइस इक्वल टू 22 हो, इक्वल टू बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें अगर आ जाए हमारे पास 1 2 3 4 सप्लायर है और यहाँ पे 2 सप्लायर, सिर्फ ये वाला सप्लायर जब यानी कि ये वाले सप्लायर पे वो आएगा ना, ये वाली रो पे जब आएगा तो इसकी बेस पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसकी बेस पे जो है ना ये वाला सप्लायर सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये और अच्छी हो जाएंगी ये चीजें हमारी। तो जब भी एक क्यूरी को आप यानी कि सिलेक्ट क्यूरी लगाओगे तो ये इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट जब बनाएंगे उसमें भी करेंगे कि भाई बेशक वो ज्वाइन से भी हो रही हो ना क्यूरी, हम कहेंगे कि भाई एग्जिस्ट से करके देखो अब। ठीक है, या यानी कि इन से करके देखो, इन भी एक आगे चीज आएगी, वो भी सेम इसी तरह की चीज है। अच्छा, अब ये दो ऑपरेटर है, एनी और ऑल। ये वैसे ऑपरेटर से भी साफ पता चल रहा है कि भाई यानी कि ये क्या काम करता है। वो कहता है कि जो प्रोडक्ट आईडी है ना, इस कंडीशन पे कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी इसे मिल गई ना तो वो वाली रो जिसको ये रीड कर रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है ना कि मैं ये वर्ड क्या बोल रहा हूँ, कि वो वाली रो जिसको वो रीड कर रहा होगा। जब भी फ्रॉम होता है, फ्रॉम तो पूरा पूरा टेबल ले लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल इसने किस पे लगाई हुई है, प्रोडक्ट पे लगाया हुआ है, ये प्रोडक्ट का टेबल है। अब ये फ्रॉम तो पूरा टेबल ले लेगा ना, लेकिन जब वेयर आएगा वो वेयर रो बाय रो से रीड करेगा कि ये वाली रो मैंने सिलेक्ट करनी है कि ये एलिमिनेट करना है इसे। फिर वो इस पे आएगा, मैंने इसको सिलेक्ट करना है कि एलिमिनेट करना है। सेम इसी तरह इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस तरह करके ये रीड होता है। ठीक है, ये चीज हमने पहले देख चुके हैं, पहले इस पे हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब प्रोडक्ट का टेबल है उसमें जो प्रोडक्ट आईडी है वो इक्वल है एनी, इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड आ गया ना, एक भी, ये किस टेबल से, इस टेबल से, तो ये वाली वो वाली रो जिसको ये रीड कर रहा है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो रीड कर रहा है फर्स्ट वाली रो को, ये वाली रो कब सिलेक्ट होगी, यानी कि अब वेयर क्लॉज के ऊपर बात आ जाती है कि एनी एनी क्वांटिटी 10 आ गई ना, जिस अगर इसमें ऑर्डर डिटेल के टेबल में, तो वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। किसी की क्वांटिटी 10 है, इसकी बेस पे जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिखा होता एनी जिसका जो है ना क्वांटिटी अगर 3 आ गई, अब इसमें के अंदर 3 एक भी नहीं है तो वो रो नहीं सिलेक्ट होगी। ठीक है, सेम इसी तरह कि भाई
वो वाली रो सिलेक्ट हो जिसके इसके अंदर अगर एनी क्वांटिटी जो है ना ग्रेटर देन 99 आ गई, यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो ऑर्डर डिटेल में जो ग्रेटर देन 99 है, जो कि कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम करके देखें, रन क्यूरी, टेबल हमारे पास वो पीछे है। ये देखो, ये सारी प्रोडक्ट नेम आ गए इधर, देख रहे हो कितने सारे आए हैं। और इसी को अगर हम ग्रेटर देन कर दें 99, अब इसे रन करें, इसको दो प्रोडक्ट आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं? अच्छा सॉरी, ये प्राइस लिखा हुआ है कि, एक मिनट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी एनी। अच्छा इधर सॉरी, इधर वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर देखो आप इधर, ये जो दो नाम आए हैं, इसमें पता नहीं कौन से टेबल लिए हुए हैं ये देखो, ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें जिस पे ये कंपाइल कर रहा है ना, गेट योर ओन एसक्यूएल क्यूरी, ये पेड है। जिस पे ये क्यूरी लगा रहा है ना, अगर मैं इधर दिखाऊं, यानी कि इधर जो है ना हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर 99 से ग्रेटर है, लेकिन जिस पे इसने क्यूरी लगाई हुई है ना, मे भी उसमें हो। क्योंकि ये जो दो नाम सिलेक्ट हुए हैं, इवन के ये दो नाम इस प्रोडक्ट में है ही नहीं। ये देखो, ये दोनों नाम, तो इसका मतलब समवन समवेयर एल्स जो है ना ये कर रहा है स्टोरी। अच्छा, ऑल क्या कहता है? ऑल कहता है, आई थिंक, कि सब जो है ना, ये इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस विल बी course return false because the quantity column has many different value, यानी कि सबकी सब 10 होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या कह रहा है? ऑल, हर रो ये कंडीशन ट्रू करे। ठीक है, अगर हर रो ये कंडीशन ट्रू करेगी, तब जाके जो है वो वाली रो सिलेक्ट होगी। ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं आया यहाँ पे। तो आई थिंक एनी का और जो है क्या नाम है, और का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि और क्या है, एंड ऑपरेटर है हर रो के दरमियान, कि वो वाली रो भी हो, वो वाली रो भी हो, और वो वाली रो भी हो, और वो वाली रो भी हो। जबकि एनी क्या है, कोई भी जो भी रो होगी, यानी कि जोन सी रो होगी, उनका डाटा जो है ना वहां पे शो हो जाएगा। तो ये एनी और ऑल है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक कभी यूज नहीं किए, कभी भी यूज नहीं हुए ये आज तक। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो कमांड है ना, ये बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन इसको जो है ना, मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप लोगों को सिर्फ इसका कंसेप्ट दूंगा, लेकिन हो सकता है ये जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना उसमें यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो है ना, आप लोगों ने एक टेबल बनाया है। ठीक है, वो टेबल आप लोगों ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल जो हमने कल एग्जाम्पल ली थी, लॉगिन का टेबल बनाया है। ठीक है, यूजर का टेबल बनाया था। अब यूजर के टेबल बनाने के बाद हमने एप्लीकेशन को रन कर दिया, सब कुछ कर दिया, महीना हो गया, साल हो गया, हमारी एप्लीकेशन चल रही है। उसमें जो है ना एक ऑप्शन थी फॉरगेट पासवर्ड की या चेंज पासवर्ड की। ठीक है, तो उसमें जो है ना यूजर अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकता था। ठीक है, और ये एप्लीकेशन चल रही है साल से और यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर पा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हमारे पास ये होता है कि अब उसके अंदर हमारे पास 100 के या 200 के करीब जो है ना यूजर भी बन चुके हैं, यानी कि उसके रिकॉर्ड में आ चुके हैं। अब यूजर अपना पासवर्ड भी चेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ परफेक्टली वर्क हो रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट आई, यानी कि मेरे जो क्लाइंट है उसने कहा कि भाई हम यूजर का पासवर्ड वो यूजर तो चेंज कर लेता है,
लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि भाई उसका पासवर्ड है क्या था पहले, या अगर उसने चेंज किया तो कब किया है। यानी कि उसके पास हम उसकी हिस्ट्री मेंटेन करना भूल गए थे। ठीक है। अब हमारे ख्याल आया कि हाँ, हमें जो है ना यूजर की हिस्ट्री भी मेंटेन करनी चाहिए एज पर मॉडिफिकेशन ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन। तो हमने एक और रेप्लिका टेबल बनाया सेम। जब भी हिस्ट्री मेंटेन करेंगे ना, हमेशा वो रेप्लिका टेबल टेबल बनेगा अपने ओरिजिनल टेबल का। अब उसके अंदर हमारे पास 200 के करीब रिकॉर्ड हैं। ठीक है। अब उन क्योंकि वो सेम इंफॉर्मेशन है, ताकि कल को जो है वो अपने पासवर्ड चेंज करे, वहां से हम वो को उठा कॉपी करके दूसरे टेबल में इंसर्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका किसी वक्त में ये पासवर्ड आता। वहां पे एक मॉडिफाइड डेट का कॉलम ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। भाई इस डेट को इसने मॉडिफाई कर लिया था, जो कि अब ये हो गया हुआ है। क्योंकि रिकॉर्ड जब भी मॉडिफाई करते हैं और हिस्ट्री में डालते हैं ना, पूरा पूरा रिकॉर्ड डालते हैं, ताकि हमें पता हो उसने किस रिकॉर्ड को अपडेट किया है। अब मैंने हिस्ट्री का टेबल तो बना लिया, लेकिन अब जो मेरे पास ओरिजिनल यानी कि यूजर पड़े हुए हैं, उन सारों को पहली बार तो इंसर्ट करना होगा ना हिस्ट्री टेबल में। ठीक है। अदरवाइज तो अगेन जब वो चेंज करेगा तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेंगे कि पहले क्या था। तो जब मैंने हिस्ट्री टेबल यानी कि सेम डाटा को हिस्ट्री टेबल में इंसर्ट करना चाहा, तो जाहिर सी बात है जो अभी तक का नॉलेज है मेरा, वो मैं कैसे करूंगा, इंसर्ट इनटू यूजर हिस्ट्री। ठीक है। उसके ब्रैकेट में अंदर कॉलम लिखूंगा, फिर वैल्यूज लिखूंगा, फिर ब्रैकेट में उन कॉलम्स की वैल्यू लिखूंगा। लेकिन इन्होंने एक यानी कि अच्छी ऑप्शन दी हुई है, सिलेक्ट इनटू वाली। ये सिलेक्ट इनटू क्या करता है, यानी कि सॉरी, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये इंसर्ट इनटू बता रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू क्या करता है, कि वो कहता है कि भाई मुझे बता दो इंसर्ट इनटू किस टेबल में इंसर्ट करना है, और ये बता दो कि किस टेबल से सिलेक्ट करना है। तो सारी वैल्यू मैं उस टेबल से उठा के इस टेबल में इंसर्ट कर दूं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, कि जिस तरह इसने देखो यहाँ पे कॉलम नेम दे दिए हैं। जितने कॉलम नेम यहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली ये लिमिटेशन उसकी भी थी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो हम मैनुअली इंसर्ट करते हैं। जितने कॉलम नेम यहाँ पे देंगे, उतने ही कॉलम नेम यहाँ पे होने चाहिए। जो कॉलम की डाटा टाइप यहाँ पे होगी, वही कॉलम की डाटा टाइप यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। अगर तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जेबल हुए और डाटा टाइप डिफरेंट हुई तो नो इश्यू। लेकिन अगर वो इम्प्लिसिट कन्वर्जेबल नहीं है और डाटा टाइप डिफरेंट है तो इश्यू है, वो एरर दे देगा आपको। अदरवाइज वो अगेन जिस तरह शीशा का कंपाइलर वर्क करता है कि ऑटो उससे कन्वर्जन कर देता है, सेम इसी तरह ये भी ऑटो कन्वर्जन कर देगा उसे। तो इस तरह करके जो है ना, हम इस क्यूरी की मदद से क्या कर सकते हैं, सेम टेबल की चीजों को दूसरे टेबल में हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना, ये सिलेक्ट इंसर्ट इनटू जो है ना, ये क्यूरी यूज होती है। काफी यूजेबल क्यूरी है। देखो जिस तरह इसने ये बनाए हैं दो टेबल, इनको इसने किसी कस्टमर से ये कॉलम उठा के सप्लायर के इस कॉलम में डाल दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो सकता है यहाँ पे कोई और एक और कॉलम आपने डाला हो डेट टाइम का, यहाँ पे कोमा डाल के गेट डेट, यानी कि गेट डेट कैसे कॉल होती है इधर, जिस तरह वहां पे डेट टाइम था ना, यहाँ पे यूज होता है गेट डेट। तो आपको क्या मिलेगा, जो करंट डेट होगी ना वो आपको मिल जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करूँ। ठीक है। ये देखो करंट डेट मिल गई मुझे। हो सकता है यानी कि इसमें एक और मैं कॉलम डाल दूं। ये तीन वैल्यू मैं किस टेबल से ले लूं, सप्लायर के टेबल से ले लूं, कोमा गेट डेट करके फंक्शन लिख दूं इधर। ठीक है। तो इस तरह करके अब ये इसने इस कस्टमर में सप्लायर को ऐड किया हुआ है, क्योंकि यानी कि ये रिक्वायरमेंट भी देखो कितनी अच्छी इसने रिक्वायरमेंट दी है, कि ये कहता है कि जो मेरे कस्टमर है ना, उसमें से कुछ मेरे सप्लायर भी हैं। अब वो सेम इंफॉर्मेशन अगर मैंने दूसरे टेबल में डालनी हो, तो मैं मैनुअली थोड़ी डालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिख दूंगा उसकी, कि भाई जो कस्टमर का नाम है वो सप्लायर के नाम सेम है, क्योंकि वो मेरा कस्टमर भी है। सप्लायर अक्सर सप्लायर कस्टमर हो सकते हैं, कि भाई हो सकता है कोई वो सप्लायर हो, वो आपकी शॉप पे आए यानी कि स्टोर पे आए, और वो कोई और प्रोडक्ट वहां से लेके जाए अपने होम यूज के लिए या ऑफिस यूज के लिए, तो वो एक तरह का हमारा वो कस्टमर भी बन गया ना। तो इस तरह करके सारी वैल्यू, क्योंकि उसका एड्रेस भी सेम है, कंट्री भी सेम है, सिटी भी सेम है, तो बजाय इसके कि मैं इंसर्ट लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू जिस टेबल में इंसर्ट करना है वो, जितने कॉलम इंसर्ट करने हैं वो, और फिर ये कॉलम। ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा करना है तो यहाँ पे कॉमा लगा के वो एक्स्ट्रा कॉलम का नेम, और यहाँ पे फिर उतने ही कॉलम मैं यानी कि दे दूंगा उसे। इससे कम करने हैं तब कर सकता हूँ,
अगर मैंने कस्टमर नेम ये रखना है, यानी कि इस मैं कहता हूँ कि जो मेरे सप्लायर है उनको मैंने कोई स्पेशल नेम नहीं दिया हुआ था, लेकिन जो मेरे कस्टमर है मैं उनको मिस्टर कह के ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मिस्टर करके कैट करके फिर ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो इस तरह करके जो है ना, ये क्या होती है, सिलेक्ट इंसर्ट इनटू क्यूरी है जो यूज होती है। अब देखो, ये वाली एक और अच्छी एग्जांपल दी है, उसने सिर्फ वही कस्टमर ऐड किए हैं जो जर्मनी में है, जर्मनी में जो उसके सप्लायर है, ठीक है, उनको जो है ना वो कस्टमर बनाया है उसने। अब उसके पास ये वाला जो टेबल था कस्टमर का, उसमें सिर्फ 3 ही कॉलम होंगे, या वो ऐड ही 3 करना चाह रहा है जर्मनी के, उसके लिए डिपेंड करता है, यानी कि अपने हिसाब से हम क्यूरी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका बस फायदा सिर्फ इतना है कि कभी हमने बल्क में कोई इंसर्शन करनी हो किसी भी टेबल में, तो हम जो है ना ये इंसर्ट इनटू वाली कमांड यूज करते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल भी हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जब हम कोई रिपोर्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब एक और चीज भी हम देखेंगे, टेम्प टेबल होते हैं उसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो वहां पे भी ये चीज यूज होती है, यानी कि ये बहुत अच्छी यूजेबल चीज है। अच्छा, अब हम आते हैं सिलेक्ट इनटू पे। कॉपी ऑल कॉलम इनटू न्यू टेबल। एसक्यूई फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए बैकअप ऑफ कस्टमर। इसका जो है ना मैं खुद भी देखूंगा, फिर जो है ना आप लोगों को कुछ गाइड कर सकूंगा, क्योंकि है तो ये सेम यही वाला अभी तक मुझे सीन लग रहा है, लेकिन इसमें यह है कि ये सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, इसमें था कि ये इंसर्ट कर रहा है, इसमें ये सिर्फ टेम्परेरी उससे सिलेक्ट कर रहा है, किसी और टेबल से सिलेक्ट करके जो है ना वो इधर लेके आ रहा है, और वो मे भी डेटाबेस भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे इसने कोई एग्जाम्पल भी नहीं दी हुई वैसे। इसको मैं देख के ना फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अभी पेंडिंग में ऐड कर लो, क्योंकि शायद मुझे इस पे थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़े, क्योंकि मैंने ये कभी यूज नहीं किया सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। बाकी ये हमने देख लिया था, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम दोबारा देख सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं दोबारा। ये देखो, हमने एक टेबल लिया, ठीक है, उसमें क्या किया हुआ है कि भाई जिस तरह हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्योंकि अब हमारे पास डेटाबेस है, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए जो है ना हम इसे थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। एम्प्लॉय ऑर्डर कैटेगरीज देख लेते हैं। इसमें मेरे पास कोई कंडीशन बननी रही, रीजन देख लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये रिक्वायरमेंट आती है कि हम जो है ना इस रीजन में और इस रीजन में जो है ना अपनी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और इस रीजन और इस रीजन में नहीं दे रहे। अब हमने ये चीज यूजर को दिखानी है, यानी कि यूजर एक वहां पे ऑप्शन बनी हुई है कि कहाँ कहाँ हमारे स्टोर अवेलेबल है, अगर वो यूजर ने चेक करने हो, या कहाँ कहाँ हमारी सप्लाई अवेलेबल है, अगर वो यूजर ने चेक करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर ये रीजन हो या ये रीजन हो, तब हम जो है ना उधर सप्लाई दे रहे हैं। अगर ये और ये रीजन है तो हम सप्लाई नहीं दे रहे, यानी कि 1 और 2 के केस में हम सप्लाई दे रहे हैं। तो हम कैसे कॉल करेंगे, सिलेक्ट, अभी मैं स्टैटिक कर देता हूँ इधर, फ्रॉम रीजन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि भाई हमने यूजर को ये बताना है, यूजर को इस चीज से नहीं पता लगेगा कि इधर हम सप्लाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हम एक इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ क्या, या स्विच केस वो लगाएंगे हम। अगर आप लोग देखो तो इफ के अंदर हम क्या लगाते थे,
कि भाई यानी कि कह लो कि, अच्छा एक मिनट, इसके मेरे माइंड में एक और चीज आई है। इधर हम सप्लाई दे रहे हैं 7 डेज, इधर हम सप्लाई दे रहे हैं वीक में 5 डेज, इधर हम सप्लाई दे रहे हैं वीक में 2 डेज, और इसमें हम सप्लाई नहीं दे रहे, ताकि थोड़ी सी और अच्छी कंडीशन बन जाए। अब इधर आप लोग क्या लगाओगे, अगर होते तो स्विच केस लगाते कि ठीक है, स्विच में आप क्या रखते, रीजन रखते और हर किसी का केस लगाते। अगर केस 1 है तो यानी कि इसमें 7 डेज सप्लाई है, अगर केस 2 है इसमें 5 डेज सप्लाई है, केस 3 ये 3 है तो इसमें 2 डेज सप्लाई, और इसमें सप्लाई है नहीं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हमने सिर्फ केस एक बार लिखना है, उसके बाद जितने लगेंगे वैन लगेंगे। सेम इसी तरह जिस तरह सी शार्प में होता था, स्विच एक बार लिखते थे और उसके बाद क्या लगते थे, वैन लगते थे। वहां पे हमारे पास स्विच केस में ब्रैकेट लगती थी, इधर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इधर फिर वैन आता है। ठीक है, वैन ये कहता है कि कंडीशन लगाओ। मैं कंडीशन ये लगाता हूँ कि अगर रीजन आईडी 1 है, देन क्या आउटपुट दे, 7 डेज सप्लाई। ठीक है, उसे ये आउटपुट दे। अच्छा, अभी मेरे पास इसको मैं इंटर कर देता हूँ सर, जस्ट फिर आई लुक के लिए। अभी मेरे पास ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं यानी कि दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन में भी बताता हूँ। फिर मेरे पास एक और वैन आ गई कि वैन रीजन आईडी इज इक्वल टू 2 है, देन क्या करें, 5 डेज सप्लाई। सेम इसी तरह, क्योंकि मेरे पास इफ आ रही है एक और, सॉरी स्विच आ रहा है एक और, 3 है, देन सप्लाई। अब क्योंकि मेरे पास डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट अगर आप लोगों को याद हो कि कोई भी ना चले तो ये चले, तो इस केस में मैं इधर एल्स लगा सकता हूँ डायरेक्ट। एल्स क्या आ जाए, नो सप्लाई, बस। और यहाँ पे फिर क्या होगा, एंड हो जाएगा। इस कॉलम का मैं एलियस दे दूंगा कि सप्लाई इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उस लिहाज से मेरे पास डाटा आ गया। लेकिन बताने वाली बात यह है कि अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ वेयर रीजन, क्योंकि यूजर तो रीजन चूज करेगा ना, उसने फॉर एग्जांपल ये चेक किया कि इस रीजन में सप्लाई है कि नहीं है, कब है, तो बता देगा इस रीजन में 2 डेज सप्लाई है। सेम इसी तरह करके अगर मैं इसे 1 करता हूँ, इस रीजन में क्या है, 7 डेज सप्लाई है। तो इस तरह करके ना हम स्विच केस लगा के उस कंडीशन को मोर जो है ना कंडीशनल बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस कॉलम में हमने क्या सिलेक्ट करना है वो हम बता सकते हैं। अव्वल ये है कि अगर तो उसका सब टेबल बना हो तो सब टेबल से ही उठाते हैं, लेकिन अगर टेबल नहीं बना हुआ, जिस तरह यानी कि मेल फीमेल है, उसके लिए हम टेबल नहीं बनाते। ठीक है, इसी तरह और भी कोई बड़ी चीजें आगे आएंगी ऐसी जिसमें हम टेबल नहीं बनाते। और फॉर एग्जाम्पल हमने एक जो है ना यानी कि अमाउंट का एक कॉलम बनाया हुआ है, हम कहते हैं अमाउंट के बाद जो है ना पीकेआर भी शो हो, इस तरह करके यानी कि अगर तो वो अमेरिका से देख रहा है तो डॉलर शो हो, पाकिस्तान से देख रहा है तो पीकेआर शो। इस तरह की जो कंडीशंस आती है ना, तो उनमें भी हम ये स्विच केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे केस कहते हैं, सिर्फ केस, यानी कि एसक्यूएल में स्विच केस को हम केस कहते हैं, सिंपल। अच्छा, अब एक ये कि यानी कि सिर्फ अगर एक कंडीशन हो, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैं कहता हूँ कि अगर तो 1 2 3 है तो उस उन डेज में हम सप्लाई करते हैं, वरना नो सप्लाई। तो इधर अगेन वो चीजें लग जाएंगी क्या, और ठीक है, अगर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी हो तो हम इस तरह लगाएंगे कि जो हमारी एक कंडीशन है उसके बाद देन
और आगे सप्लाई, और फिर एल्स, जो हमारा एल्स होगा वो। और फिर एल्स यानी कि केस के अंदर भी केस लग सकते हैं, वही सेम हायरार्की जो हमने अपने शीशा में पढ़ी थी, वह वाले हम सारे काम इधर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इधर 1 चूज किया था हमने, अगर इधर हम 4 चूज करेंगे तो वो इस कंडीशन को एल्स को ले आएगा, नो सप्लाई। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये स्विच केस यूज होते हैं। ये मोर एलेबोरेट होंगे जब हम जो है ना इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इधर तक कोई क्वेश्चन है तो वो कर लो, फिर ये वाले चीजें जो है ना आगे हम अगले पार्ट में देखते हैं। चलो ठीक है, फिर अभी जो है ना कब मीटिंग करें, पूरे 10 सॉरी 9:30 पे फिर मीटिंग रिक्वेस्ट स्टार्ट करते हैं दूसरी। ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह ये रिमेनिंग चीजें देखते हैं। तो उसके बाद जो है ना एक 10-15 मिनट की एक अनऑफिशियल थोड़ी सी मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो